हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम यहाँ पर 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 2022 और 23 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आपको काफी आइडिया लग गया होगा क्वेश्चन पेपर के बारे में, कैसा पेपर आता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं और जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन उनका भी आपको काफी आइडिया यहाँ पर लग जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। क्वेश्चन पेपर में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम बायो का पोर्शन लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर में भी बायो के क्वेश्चंस को हम लेकर के चलेंगे, देखेंगे कौन से बायो वाले पोर्शन से क्वेश्चन आए हैं और उन्हें हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको ये देखना है क्योंकि आप 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं, आपको ये देखना है कि क्वेश्चन पेपर कौन से रिपीट हुए हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो रिपीटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने होंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन आपके पास क्या क्या आते हैं। सेम है जो कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखे होंगे। आपने कहा कि टोटल जो क्वेश्चन पेपर आपके पास आता है वो 80 नंबर का आता है, जो कि आप पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। 20 नंबर का आपके पास प्रैक्टिकल आता है। टोटल नंबर आपका कितने होते हैं? 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। डिवाइडेड कैसे होते हैं? 80 थ्योरी और 20 प्रैक्टिकल, ठीक है। 3 घंटे का टाइम आपके पास यहाँ पर होगा। बाकी के जो इंस्ट्रक्शन है वो सेम आपके पास आ रहे हैं कि आपको कैसे कैसे करने हैं। आपके पास एमसीक्यूज आ रहे हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन है, 2 के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन है और आपको और करके क्वेश्चन दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 30 हैं, यानी कि टोटल 30 नंबर का प्रश्न पत्र आपके पास आता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो ये सारी चीजें आप देख चुके हैं। इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। सेम ही इंस्ट्रक्शन आपके पास यहाँ पर होते हैं। अब हमको देखना ये है कि इस क्वेश्चन पेपर में बायो के जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को मार्क कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को मार्क कर लेंगे, उसके बाद एक एक करके जानेंगे उन क्वेश्चंस के आंसर आपके पास कैसे आते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है और उसमें आपके पास एमसीक्यूज आए हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास एमसीक्यूज है, उसके आपके पास बहुत सारे खंड आएंगे जो कि आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके पास 1 नंबर के क्वेश्चन हैं। 7 से लेकर के 15 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपके पास 2 नंबर के हैं। 16 से लेकर 24 तक के जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर के होंगे और 25 से जो 30 तक के क्वेश्चन है वो आपके पास कितने नंबर के होंगे? 4 नंबर के होंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज आपके पास आए हैं। तो जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास आया है वो केमिस्ट्री के पोर्शन से आपके पास आया है, ठीक है। हमें करना क्या है? हमें यहाँ पर बायो के क्वेश्चन को देखना है। चलिए, तो जो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 का जो ग वाला पोर्शन है उसमें आपके पास जो क्वेश्चन आया है वो बायो का क्वेश्चन है। क्लियर है? आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो च है ये भी आपके पास बायो वाले पोर्शन से आया है, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए। इससे अभी तक आप क्या देख रहे थे? एमसीक्यूज देख रहे थे। अब आपके पास क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्न उत्तर स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 आपके पास वो भी आपका बायो के पोर्शन से आता है। क्लियर है? चलिए, अब आपने कहा क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके पास आता है। अब आप ध्यान दीजिए, आपको क्या कहा गया था कि जो क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं उनके आगे लिखा हुआ है कि वो कितने नंबर के। जैसे कि ये क्वेश्चन अगर है तो उसके आगे आपको बताया गया कि कितने नंबर का क्वेश्चन है? 2 नंबर का प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास आया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका बायो का क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर का आपके पास आया है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका बायो का क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर का आपके पास यहाँ पर आया है, ठीक है। चलिए, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 जो आया है वो भी आपका क्या है? बायो का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, क्या क्या आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जो प्लांट है वो क्या करते हैं? लाइट की ओर अपना रिस्पॉन्स देते हैं। सबसे पहले तो क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? जो प्लांट्स है वो लाइट, जो सनलाइट आपकी है उसके ओर क्या करते हैं? अपना रिस्पॉन्स देते हैं। उसे क्या कहते हैं? और आपको ये एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है, कि कैसे ये प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये भी आपका बायो का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया उभयलिंगी पुष्प की अनुदैर्ध्य काट चित्र का चित्र बनाकर जननांगों को प्रदर्शित कीजिए। आपको क्या करना है? ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ बायसेक्सुअल फ्लावर एंड शो द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पास ही आया है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, 19वां जो प्रश्न आपके पास है वो भी 3 नंबर का आपके पास आया है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो 3 नंबर का आया है।
इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इजीली अपने 3 नंबर को यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, अच्छा सा आपको एक डायग्राम बनाना है। वहां पर आपको क्या करना है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है फ्लावर के, फूल के जो जननांग है, उनको आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और में भी आपके पास प्रश्न आया है। ठीक है, और में आपके पास प्रश्न आया है जिसमें आपसे पूछा गया है कि मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा इसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए, जिसमें क्या क्या दर्शाना है। पित्त नली, जिसे बाइल डक्ट आप कहते हैं। ठीक है, आमाशय स्टमक है और ग्रसिका यानी कि एसोफेगस है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन आपके पास आए हैं। 3 नंबर के जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी आपके पास आए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये रिपीट हो रहे हैं। सेम क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखा, जो मानव पाचन तंत्र से संबंधित है, वो आपने 2023 के क्वेश्चन पेपर में भी देखा था। सबसे पहले हमने 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था और आपको ये क्वेश्चन सेम वहां पर मिला था। ठीक है, हो सकता है कि ऑप्शन अलग हो सकते हैं, आपको जो भाग दर्शाने हैं वो अलग हो सकते हैं, लेकिन सेम क्वेश्चन आया था कि पाचन तंत्र का जो चित्र है वो बनाइए और निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। और ये जो क्वेश्चन आपके पास आया है ये भी सेम उसी क्वेश्चन पेपर में आया था, 2023 के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, 22 और 23 में आप देख लेना कौन से में था। जहां तक मुझे ध्यान है ये दोनों जो क्वेश्चन थे वो 2023 के क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं। समझ रहे आप लोग क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं। अब आपको समझ आ रखा होगा कि वो जो सेम क्वेश्चन था जो 2023 में आया था वो 2020 में भी आ चुका था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो भी आपका बायो का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है। किसकी, प्लेटलेट्स हो गए हैं। ठीक है, लसिका यानी कि लिम्फ हो गया है। 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है। अब 3 नंबर कैसे डिवाइड कर रखे हैं, 1.5 नंबर का ये है और 1.5 नंबर का ये है। आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे करना है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि क्वेश्चन के आंसर जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। जब भी क्वेश्चन पार्ट्स में आता है, जैसे कि आपने कहा कि शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है, 2 भाग आपको यहाँ पर, 2 आपको क्या दिए गए हैं यहाँ पे, पार्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, 1 और 2 करके, प्लेटलेट और लिम्फ। अब आपको क्या करना है, दोनों में क्वेश्चन जो है नंबर जो है वो आपको डिवाइड कर देना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पर आंसर भी लिखना है। यानी कि आप दोनों क्वेश्चंस को क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो सॉल्व करेंगे, दोनों ही पार्ट्स को आप क्या करेंगे यहाँ पर अटेंड करेंगे। आपको प्लेटलेट्स के बारे में भी बताना है, आपको लिम्फ के बारे में भी बताना है, और आंसर इतना लिखेंगे कि 1.5 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको प्लेटलेट्स के बारे में ज्यादा आता था, आपने बहुत सारा लिख लिया, लिम्फ में आपने 1 लाइन लिख दी, तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको प्लेटलेट्स में आप जितना भी लिखेंगे आपको 1.5 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा, और अगर लिम्फ में आपने सिर्फ 1 लाइन लिखी है तो आपको पूरे नंबर वहां पर नहीं मिलेंगे, आपको हो सकता है आधा नंबर मिले। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपने क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं। अब अगर यहाँ पर एक और ऑप्शन होता, ठीक है, आपको 3 ऑप्शन दिए जाते, प्लेटलेट्स हो गया है, लिम्फ हो गया है और आरबीसी हो गया है, 3 ऑप्शन दिए जाते, तब क्या होता, तब हर एक पार्ट 1-1 नंबर में डिवाइड होता और आप उसी के अकॉर्डिंग क्या करते, अपना आंसर वहां पर लिखते। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, यहाँ पर कितने नंबर का आपके पास है, 4 नंबर का। 4 नंबर का कैसे है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, क एंड ख में। क भी 2 नंबर का है, ख भी 2 नंबर का है, टोटल 4 नंबर का है। क्या पूछा गया है, उपार्जित लक्षणों से क्या अभिप्राय है, एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होते हैं, आपको ये बताने हैं। अगला जो ख में आपको क्वेश्चन दिया गया उसमें पूछा गया कोई 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए, राइट द नेम ऑफ एनी 4 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आपको किन्हीं 4 एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम लिखने हैं। अब ध्यान दीजिए कितना इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर सेव हो जाएगा, क्योंकि आपको करना क्या, सिर्फ आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, हर एक ग्लैंड आप कितने नंबर की होगी, क्योंकि 4 ग्लैंड्स के नाम पूछे गए हैं, टोटल नंबर कितने हैं, 2 नंबर का। इसका मतलब कि एक ग्लैंड का आप नाम लिखेंगे तो वो हाफ नंबर की होगी। ठीक है, आधी नंबर। अगर आपने 2 ग्लैंड्स के नाम लिखे हैं तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा, अगर 3 के लिखे हैं तो आपको 1.5 ही नंबर मिलेगा, अगर चारों लिखे हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, अगर एक ही ग्लैंड का नाम लिखे तो आपको आधा ही नंबर यहाँ पर मिलेगा। समझ रहे हैं आप लोग, ऐसे ही आपको करना क्या है, देखना है अपने क्वेश्चन को। चलिए
एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि ग्लैंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आ ही रहे हैं। आपने 2 क्वेश्चन पेपर में देखा, ग्लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है वहां पर आपको क्या पूछा गया है, डैम के बेनिफिट्स पूछे गए हैं, और इसके और में आपसे पूछा गया ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं, और आपको क्या देना है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंस ट्रॉपिक लेवल्स। आपको एक पोषण स्तर के बारे में बताना है, आहार श्रृंखला का उदाहरण आपको यहाँ पर देना है। क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो इजी है, थ्योरेटिकल है, इसलिए हम इसे यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो देख लीजिए आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन आए हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपने पूरा क्वेश्चन पेपर देख लिया है, आपने ये भी देख लिया है कि इस क्वेश्चन पेपर में बायो के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू से। तो एमसीक्यूज में आपके पास जो क्वेश्चन आए हैं वो ग वाला पोर्शन था, जिसमें आपसे पूछा गया था मनुष्य शरीर में वृक्क किससे संबंधित है, किडनी इन ह्यूमन बॉडीज रिलेटेड टू। आपको बताना है कि किडनी किससे रिलेटेड है। आपके पास ऑप्शन में क्या क्या आए हैं, परिवहन से रिलेटेड है यानी कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, लेकिन कह रहा है पोषण से संबंधित, आपने कहा न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, आपने कहा श्वसन से संबंधित है यानी कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, आपने कहा उत्सर्जन से संबंधित है यानी कि एक्सक्रीशन से संबंधित है। आपको अपने आंसर यहाँ पर लिखने हैं। तो ऑप्शन एक बार देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए और अपने सही ऑप्शन को यहाँ पर चूज कीजिए। चलिए, तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ऑप्शन आपने देख लिए होंगे। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मनुष्य शरीर के बारे में और मनुष्य शरीर में वृक्क यानी कि किडनी के बारे में। ऑप्शन आप देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आपको परिवहन के बारे में बताता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि परिवहन से संबंधित क्या है, हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, तो आपने कहा ब्लड यहाँ पर होगा। जब भी परिवहन का नाम आता है तो आपने कहा ब्लड यानी कि रक्त, ठीक है। हमने कहा पोषण, तो पोषण में आप क्या यहाँ पर देखते हैं, अगर हमारे शरीर में पोषण हो रहा है तो पोषण में क्या क्या चीजें आती हैं। आपने कहा कि जो आपका पाचन तंत्र है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर होगा। आपने कहा श्वसन यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, ठीक है। अब उत्सर्जन अगर हो रहा है तो उत्सर्जन किसके द्वारा होगा, आपने कहा एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सक्रीशन किसके द्वारा, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने अलग अलग पार्ट्स पढ़े होंगे, ठीक है। अगर आपने अलग अलग पार्ट्स पढ़े होंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आपने कहा कि जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, जब हम 2022 का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे तो आपको कहा गया था कि उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए, ठीक है। और जब आपने उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाया था तो आपको कहा गया था कि उसमें किडनी को बताइए। आपको एक ऑप्शन दिया गया था कि इसमें किडनी कहाँ है, तो आपने पढ़ा था उत्सर्जन तंत्र में किडनी। ऑप्शन जो आपका फोर्थ है वो आपका क्या होगा, सही आंसर होगा कि जो यहाँ पर किडनी है वो किससे संबंधित होती है, उत्सर्जन से संबंधित होती है, ठीक है। कितनी किडनी हमारे पास होती हैं हमारी बॉडी में, आपने कहा 2 किडनी होती हैं, ठीक है। हर एक साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में 2 किडनी होती हैं, बीन शेप की किडनी जो आपके पास यहाँ पर आती हैं। क्लियर है इतनी बात। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपसे क्या पूछा गया है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, यानी कि व्हाट आर द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड विच डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम। क्वेश्चन इजी है, एक बार पढ़िए ध्यान से और अपने ऑप्शन को यहाँ पर चूज कीजिए। चलिए, तो अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ा तो आपके पास जो ऑप्शन आए हैं वो भी आपने ध्यान से पढ़े होंगे। आपको ये कहा गया है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, जो उत्पादक होते हैं। अब उत्पादक कौन होते हैं, आपने कहा प्लांट्स। उत्पादक कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं। उनके द्वारा उन जीवों के नाम बताइए जो कि उत्पादकों पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, उनका आपको नाम बताना है। ऑप्शन कह रहे हैं कि आपने अपघटक कहते हैं, आपने कहा नहीं, अपघटक तो वो होते हैं जो किसी भी जो जैविक पदार्थ होता है, ठीक है,
या फिर आप जिसे जैविक वेस्ट भी कहते हैं, बायोलॉजिकल वेस्ट भी आप कहते हैं, तो जो जैविक पदार्थ होता है जो उसका अपघटन करते हैं, निम्नीकरण करते हैं, उसे आप अपघटक कहते हैं। तो अपघटक तो आप नहीं कहेंगे, ठीक है। आपने कहा क्या उसे अपमार्जक कहेंगे, यानी कि डिटर्जेंट कहेंगे? आपने कहा नहीं, आप डिटर्जेंट भी नहीं कहेंगे। आपने कहा क्या उसे आप उपभोक्ता कहेंगे या आप स्वयं पोषी कहेंगे? स्वयं पोषी तो आप नहीं कहेंगे, क्योंकि स्वयं पोषी क्या है, किसी पर भी अपने भोजन के लिए निर्भर नहीं है। तो आपने कहा उसे आप क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहेंगे, कंज्यूमर कहेंगे आप उसे, ठीक है, जो कि अपने भोजन के लिए किस पर, प्रोड्यूसर्स पर निर्भर होते हैं। आपको क्वेश्चन क्या कहेगा कि व्हाट आर द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड विच डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम, कि उस जीव का नाम बताइए जो अपने भोजन के लिए किसी उत्पादक पर निर्भर होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास आया है, यहाँ पर आपके पास एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज में जो बायो के क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन आपके पास आए थे। अब आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास जो आया है उसमें आपसे कहा गया है पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों युक्त पुष्प क्या कहलाते हैं, यानी कि व्हाट अ फ्लावर विद बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल इज कॉल्ड। आपको कहा गया है कि एक यहाँ पर क्या है, आपको कहा गया कि एक फ्लावर यहाँ पर आपके पास आता है इस प्रकार से, जिसमें क्या है, पिस्टिल है, ये आपकी पिस्टिल है, ठीक है। पिस्टिल आपके पास आ गई है ये वाली, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है वो पिस्टिल है। अब स्टेमेन भी यहाँ पर पाया जा रहा है, ठीक है, एक फ्लावर है तो इसमें स्टेमेन भी पाया जा रहा है, ये क्या है, स्टेमेन है, ठीक है। चलिए कंप्लीट फ्लावर अगर आप बनाते हैं तो ये पेटल्स आ गई हैं इस प्रकार से, और ये क्या है, सेपल है, ये क्या है, सेपल है। एक हमने जो फ्लावर है, फ्लावर का जो डायग्राम है उसका एक साइड बनाया है, सेम जो पार्ट्स है वो यहाँ पर भी होंगे। तो आपको जो कहा गया है, पिस्टिल यहाँ पर आ गई है, स्टेमेन यहाँ पर आ गए हैं। तो कोई एक ऐसा फूल जिसमें दोनों ही भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, स्टेमेन भी दिखाई दे रहा है, पिस्टिल भी दिखाई दे रहा है, इस प्रकार के फूल को आप क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर आपने पढ़ा था, द्विलिंगी पौधा जिसे कहते हैं, यानी कि ऐसा पुष्प, ऐसा फूल जिसमें दोनों ही भाग प्रेजेंट होते हैं, स्टेमेन भी होता है और पिस्टिल भी होती है, उसे आप द्विलिंगी फ्लावर कहते हैं या बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो बहुत सिंपल सा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर सिर्फ अपना आंसर लिखना है कि जिसमें दोनों ही पार्ट्स होंगे उसे आप क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल कहेंगे या फिर उसे आप क्या कहेंगे, द्विलिंगी फूल कहेंगे। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आता है वो है क्वेश्चन नंबर 9। 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आ रखा है, आपसे पूछा गया है स्वयं पोषी तथा विषम पोषी में क्या अंतर है, प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। आपको बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच आल्सो। अब ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपके पास जो आ रहे हैं, चाहे आप कहिए पाचन तंत्र से रिलेटेड, चाहे आप कहिए उत्सर्जन से रिलेटेड, चाहे आप कीजिए यहाँ पर पोषण से संबंधित जो क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, लाइफ प्रोसेस से। लाइफ प्रोसेसेस आपने पढ़ा था एक चैप्टर, और जिसमें आपने काफी सारे सिस्टम आपने पढ़े थे, तो आप देख रहे हैं कि उस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो वो चैप्टर आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो सिस्टम है वो एक न एक वहां पर आ रहे हैं, और अथवा में आपके पास दूसरा सिस्टम भी आ रहा है, प्लांट्स का भी आ रहा है, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, डिफरेंस बताना है ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ में, और इसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी देना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, जिसमें आपको दोनों में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो देखिए आप जानते हैं, शब्द से ही आप समझ रहे हैं ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ में क्या अंतर है। सबसे बड़ा तो यही है कि जो ऑटोट्रॉफ होंगे, जो स्वपोषी होंगे, वो अपने पोषण के लिए किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, अपने भोजन का स्वयं निर्माण कर पा रहे हैं। वहीं जो परपोषी होंगे वो अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर निर्भर होते हैं, स्वपोषी पर निर्भर होते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक सा डिफरेंस आपको यहाँ पर बताया गया है। अगर आप देखेंगे, आपने कहा ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, प्लांट, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है यहाँ पर प्लांट। देखिए स्वपोषी होते कौन है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब अपने भोजन को बनाने की विधि क्या कहलाती है, आपने कहा एक तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है, जिसे आप फोटो ऑटोट्रॉफ कहते हैं,
ये बात हमने डिस्कस की थी जब हम पोषण के बारे में पढ़ रहे थे, जब आप पढ़ रहे थे कि प्लांट्स में जो पोषण है वो कैसे होता है, पौधों में पोषण कैसे होता है, तो वही हमने बात की थी। आपने एक लाइन वहां पर ऐड की थी, आपने कहा कि पौधों में जो पोषण हो रहा है वो सूर्य की उपस्थिति में हो रहा है, यानी कि पौधे अपने भोजन का निर्माण सूर्य की उपस्थिति में कर रहे हैं। तो आपने फोटो ऑटोट्रॉप कहा था, ठीक है। आपने क्या कहा था, अगर आप प्लांट्स की बात करेंगे तो आपने फोटो भी यहाँ पर ऐड किया था, फोटो ऑटोट्रॉप आपने कहा था, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में वहां पर हो रहा है। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो कि केमिकल्स के प्रेजेंस में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप कहते हैं। और कीमोसिंथेसिस वहां पर हो रही है क्योंकि केमिकल की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं। उनका एग्जाम्पल क्या था, आपने कहा बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल्स की प्रेजेंस में, केमिकल की उपस्थिति में या रसायनों की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, उसे आप कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉप, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखने की सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही हो रही है, या सिर्फ फोटो ऑटोट्रॉप ही यहाँ पर स्वपोषी नहीं होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप भी यहाँ पर क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। एग्जाम्पल आपको प्लांट्स का दिया गया है। प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूस योर ओन नरिशमेंट फ्रॉम सिंपल इंग्रेडिएंट। तो जो प्लांट है, सिंपल सी बात है, स्वपोषी वही है जो अपने भोजन के लिए या अपने भोजन की कच्ची सामग्री के लिए किसी लिविंग पर डिपेंड ना हो, किसी जीवित पर निर्भर ना हो, चाहे वो प्लांट्स है चाहे वो एनिमल है। अब जब आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था तो हम बहुत बार एक ही चीज रिपीट करते आ रहे हैं। क्या क्या चीजें यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में चाहिए थी, आपने कहा यहाँ पे हरित लवक चाहिए, जिसे आप क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। आपने कहा यहाँ पे जल चाहिए H2O, जिसे आपने कहा CO2 यहाँ पे चाहिए, ठीक है। आपने कहा यहाँ पे क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। 4 चीजें यहाँ पर चाहिए होती हैं, ठीक है। अब इन चारों चीजों को देखिए, इन्हीं चारों चीजों से जो पेड़ पौधे हैं वो अपने भोजन को बनाएंगे। अब आप देखिए, क्या चारों चीजें जो पेड़ पौधे हैं वो कहाँ से लेते हैं, ना तो वो किसी दूसरे प्लांट से ले रहे हैं, ना ही वो किसी जीवित जीव से ले रहे हैं, किसी एनिमल से ले रहे हैं। आपने कहा जो क्लोरोफिल है वो ऑलरेडी उनके पास होता है, ठीक है, हरे पेड़ पौधों के पास जो क्लोरोफिल है वो ऑलरेडी होता है, ठीक है। आपने कहा जो पानी है वो पानी कहाँ से लिया जाएगा, जो मिट्टी में घुलनशील जल है वहां से लिया जाएगा, किसी भी जीवित प्राणी से नहीं लिया जा रहा है, किसी भी पादप से नहीं लिया जा रहा है। आपने कहा CO2 कहाँ से लिया जा रहा है, जो आपके इन्वायरमेंट में, आपके वातावरण में जो वायु है वहां से लिया जा रहा है, किसी जीवित प्राणी से या पादप से नहीं लिया जा रहा है। सूर्य का प्रकाश कहाँ से लिया जा रहा है, सूर्य से लिया जा रहा है। अब आप चारों सामग्रियों को देखिए, आपने कहा क्योंकि पेड़ पौधे अपनी कच्ची सामग्री के लिए किसी भी जीवित पर निर्भर नहीं है, इसीलिए हम उन्हें स्वपोषी कह रहे हैं। अब हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा हम अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर हैं, प्लांट्स पर हैं, एनिमल्स पर हैं, ठीक है। क्योंकि भोजन अगर हम पकाने की बात करें तो भोजन हम खुद ही पकाते हैं, लेकिन जो भोजन आप पका रहे हैं उसकी जो कच्ची सामग्री है वो प्लांट से आ रही है या एनिमल से आ रही है, ठीक है। तो हम स्वपोषी नहीं हैं, ठीक है। तो आपको यही कहा गया है कि जो पेड़ पौधे होते हैं अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स के द्वारा। They are known as autotroph and their feeding style is known as autotrophic nutrition. इन्हें हम स्वपोषी कहते हैं और इनमें पाए जाने वाला जो पोषण है वो सुपोषी पोषण कहलाता है, ठीक है। अब हेटेरोट्रॉप की जो डेफिनेशन होगी इसके जस्ट अपोजिट होगी। आपने कहा हेटेरोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिज्म दैट रिले ऑन प्लांट्स और ऑटोट्रॉप्स फॉर नरिशमेंट एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन दे यूज। जो परपोषी होते हैं वो अपने भोजन के निर्माण के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं, या फिर आप कहिए स्वपोषी पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा कि इन्हें हम क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं, और इनमें पाए जाने वाला जो पोषण का प्रकार है वो परपोषी प्रकार का पोषण है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस आपने देखा, आपने कहा ऑटोट्रॉफ्स आर नोन एज प्रोड्यूसर। जो स्वपोषी होते हैं उन्हें आप उत्पादक भी कहते हैं, बिकॉज दे प्रोड्यूस द फूड दैट ऑल अदर स्पीशीज रिक्वायर्ड। क्योंकि जो स्वपोषी होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं। कैसे, आपने कहा कि प्लांट्स हैं, जितने भी दालें आप खा रहे हैं वो कौन उत्पादित कर रहे हैं, प्लांट्स कर रहे हैं। जितने भी फल आप खा रहे हैं वो कौन उत्पादित कर रहे हैं, प्लांट्स कर रहे हैं, ठीक है। जितनी भी सब्जियां आप खाते हैं वो कहाँ से आ रही हैं, प्लांट से आ रही हैं।
तो आपने क्या कहा कि आप किसी भी प्रकार के भोजन के लिए, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो दालें हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो फल हो, ये सारे प्रकार के जो उत्पाद हैं आपके पास वो कहाँ से उत्पादित हो रहे हैं? प्लांट से उत्पादित हो रहे हैं। तो आपने क्या कहा? प्लांट को उत्पादक कहा, आपने कहा प्रोड्यूसर्स कहा, क्योंकि सारी जो सामग्री है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। वहीं आपने हेटेरोट्रॉफ के बारे में क्या पढ़ा? परपोषी के बारे में आपने क्या पढ़ा? हेटेरोट्रॉफ्स आर नोन एज कंज्यूमर्स। क्या कहते हैं आप? हेटेरोट्रॉफ को कंज्यूमर कहते हैं, यानी कि उपभोक्ता कहते हैं। जो कंज्यूम कर रहा है, जो उपभोग कर रहा है, उसे आप कंज्यूमर कहेंगे। जैसे कि आप और हम क्या है? कंज्यूमर हैं। ठीक है। बिकॉज दे ईट फूड मेड बाय ऑटोट्रॉफ। क्यों हमें कंज्यूमर या उपभोक्ता कहा जा रहा है? क्योंकि हम उस भोजन का उपभोग कर रहे हैं, या उस भोजन का हम क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं, जो कि पौधे के द्वारा क्या किया गया है? प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है। कंप्लीट है? क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट आपसे कहा गया है ऑटोट्रॉफ्स आर द फर्स्ट टॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन। खाद्य श्रृंखला में आपने क्या कहा कि सबसे जो पहला टॉपिक लेवल है वो कौन होगा? प्रोड्यूसर्स होगा। ठीक है। क्योंकि अगर खाद्य श्रृंखला क्या होती है? खाद्य श्रृंखला आपने कहा एक ऐसी श्रृंखला, एक ऐसी चेन जहाँ पे एक जो जीव है वो दूसरे जीव पर अपने भोजन के लिए निर्भर होगा, फिर जो दूसरा जीव है वो फिर क्या इसी प्रकार से चेन बनती रहती है। जैसे कि आपने कहा ये ए है, तो ए पर अपने भोजन के लिए बी निर्भर है, बी पर अपने भोजन के लिए सी निर्भर है, और सी पर अपने भोजन के लिए डी निर्भर है। ठीक है। आपने कहा कि जो डी है वो सी पर निर्भर है, सी बी पर निर्भर है, बी ए पर निर्भर है। ठीक है। और ए किस पर निर्भर है? किसी पर भी निर्भर नहीं है, क्योंकि ए अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर दे रहा है। तो ए क्या हुआ? स्वपोषी हुआ, यानी कि आपके जो प्लांट्स हैं वो क्या हुए? स्वपोषी हुए। तो सबसे पहला टॉपिक लेवल आपके पास आ गया है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं। हेटेरोट्रॉफ के बारे में आपको कहा गया आफ्टर प्लांट्स हेटेरोट्रॉफ्स फॉर्म द नेक्स्ट टॉपिक लेवल इन द फूड चेन। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? प्रोड्यूसर्स के बाद कंज्यूमर आएंगे, प्रोड्यूसर्स के बाद क्या है? पूरे कंज्यूमर आपके पास यहाँ पर आ गए हैं। नेक्स्ट आपको कहा गया है ऑटोट्रॉफ्स इंक्लूड्स प्लांट्स, एल्गी एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। कौन कौन होते हैं? प्लांट्स भी क्या होते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं, एल्गी भी फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया क्या होते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ठीक है। यहाँ पर हेटेरोट्रॉफ के एग्जाम्पल आपके पास क्या है? इंक्लूड मोस्ट मैमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स। ठीक है। जितने भी मैमल्स आपके पास आए हैं, फंगस है, माइक्रोब्स है, यानी कि जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है, वो सारे ही क्या है? यहाँ पर परपोषी हैं। तो क्लियर है इतनी बात? आपको करना क्या है? ये जो टेबल है इसे आपने अपनी कॉपी में नोट करना है। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो अग्नाशयी रसों के बारे में पूछा गया कि अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले दो एंजाइम्स के नाम लिखिए। ठीक है। यानी कि राइट द नेम ऑफ टू एंजाइम्स फाउंड इन पैनक्रियाटिक जूस। सबसे पहले तो आपको अग्नाशय के बारे में पता होना चाहिए कि अग्नाशय क्या होता है। ठीक है। अग्नाशय क्या होता है और अग्नाशय कहाँ पाए जाते हैं, सबसे पहले तो ये आप ध्यान दीजिए। तो ये जो क्वेश्चन आपके पास आए हैं ये भी आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम से आए हैं, आपने ध्यान दिया होगा। आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम से अभी तक 5 नंबर के क्वेश्चन आ गए हैं। 3 नंबर का आपके पास क्या आया था? जब आप क्वेश्चन पेपर देख रहे थे आपने कहा कि यहाँ पर पाचन तंत्र को आपको बनाना था और कुछ वहां पर अंगों के नाम दिए गए थे जो कि आपको वहां पर क्या करने थे? लेबल करने थे। 3 नंबर का था। 2 नंबर का आपके पास आ रखा है कि अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले दो एंजाइम के नाम लिखिए। तो दोनों ही कहाँ से आए हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम से आए हैं। ठीक है। देख रहे हैं आपकी एक ही टॉपिक से आपके पास 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं। तो देखिए कि अग्नाशय होमवर्क में आप नोट कीजिए। आपको ये देखते हैं कि अग्नाशय कहाँ पाया जाता है? पाचन तंत्र में पाया जाता है। ठीक है। तो जब आप पाचन तंत्र बनाएंगे तो आप अग्नाशय को भी वहां पर बनाएंगे, यानी कि पेनक्रियास को बनाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो अग्नाशय है वो दोनों प्रकार की ग्लैंड्स वहां पर पाई जाती हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ठीक है। तो एंडोक्राइन के सिक्रीशन क्या होते हैं? एंडोक्राइन के श्रावण क्या होता है उसका आपको नाम लिखना है, और एक्सोक्राइन का सिक्रीशन क्या होता है उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। चलिए, तो आपको यहाँ पर पूछा गया है दो एंजाइम्स के नाम। तो देख लेते हैं कि पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस क्या होते हैं? पाचक रस होते हैं, यानी कि पाचन के लिए ये रस यहाँ पर श्रावित होते हैं। आपको कहा गया है द पैनक्रियास सिक्रीट्स द पैनक्रियाटिक फ्लूइड्स, यानी कि अग्नाशय
अग्नाशयी तरल पदार्थों को स्रावित यहाँ पर करता है। अग्नाशयी तरल पदार्थों को क्या करता है यहाँ पर स्रावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आपको बताई गई है, द इनएक्टिव एंजाइम्स इन पैनक्रियाटिक जूस आर एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियेजेस। अब ध्यान दीजिए, आपको कहा गया है कि जो पैनक्रियाज से सिक्रीट होने वाले जो एंजाइम हैं वो कैसे हैं, इनएक्टिव हैं, यानी कि सक्रिय नहीं है, वो निष्क्रिय हैं। कौन कौन से? आपने कहा एमाइलेज है, आपने कहा लाइपेज है, अमाइलेजेस है, लाइपेजेस है और न्यूक्लियेजेस है। ठीक है, यानी कि अग्नाशयी रस से निष्क्रिय एंजाइम एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज हैं। नेक्स्ट लाइन आपको बताती है, अदर एंजाइम्स प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस इंक्लूड कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड ट्रिप्सिनोजन। जो अग्नाशयी रस में मौजूद अन्य एंजाइमों में कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, ट्रिप्सिनेज यहाँ पर शामिल हैं। ट्रिप्सिनोजन यहाँ पर क्या है, शामिल हैं। ऑल ऑफ दीज एंजाइम सर्व अ क्रूशियल रोल इन डाइजेशन, यानी कि ये सभी जो एंजाइम हैं वो पाचन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको 2 एंजाइम के नाम लिखे पूछे गए थे, यहाँ पर हमने काफी सारे एंजाइम के नाम देखे हैं, जैसे कि अमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियेजेस। ठीक है, इसके अलावा कीमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज है और ट्रिप्सिनोजन है। तो आपको करना है कि सारे जो एंजाइम्स हैं उनके नाम आप यहाँ पर नोट कीजिए। चलिए, तो इस प्रकार से आपके पास जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 आया है, जिसमें आपसे पूछा गया है हाइड्रा में मुकुलन केवल चित्र द्वारा समझाइए। आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है कि हाइड्रा में किस प्रकार से क्या हो रहा है, बर्डिंग हो रही है। तो काफी बार ये जो क्वेश्चन है ये आप रिपीट आपने किया है, ये होमवर्क में आपका क्वेश्चन है। आपको डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर बर्डिंग की जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर समझानी है। तो जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पर रिपीटेड देख रहे हैं, आपको ध्यान से देखना है, उन टॉपिक को आपको फिर से क्या करना है, स्टडी करना है। तो आज के सेशन में हम इतने ही क्वेश्चन को करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।